सेक्शन 55 ये क्या बात कर रहा है? इश्यू ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। ये अपने इक्विटी शेयर तक का पार्ट कंप्लीट। अब आते हैं प्रेफरेंस शेयर पे। तो प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करें या इशू करें, इसके लिए क्या क्या रूल्स है? पहले बात तो बोला नो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर सेल इशू प्रेफरेंस शेयर दैट आर इरिडीमेबल। जो भी कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स है उसको प्रेफरेंस शेयर ऑलवेज रिडीमेबल वाला इशू करना पड़ेगा, इरिडीमेबल वाला नहीं। ये रिडीमेबल और इरिडीमेबल क्या होता है? एक टाइम के बाद मतलब वापस कंपनी अपना मतलब वो शेयर्स रिडीम कर सकता है। देखो एक बात ध्यान रखना, एक बात ध्यान रखो, चाहे रिडीमेबल और इरिडीमेबल कंपनी चाहे जब रिडीम कर सकता है, लेकिन इरिडीमेबल में कंपनी पहले से मेंशन नहीं करता कब रिडीम करेगा। और रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर या डिबेंचर वो हो गया जहाँ पे कंपनी पहले मेंशन कर दिया कि 5 साल बाद हम पार पे या प्रीमियम पे रिडीम करेगा, तो वो हो गया रिडीमेबल। तो कंपनी ऑलवेज रिडीमेबल वाला इशू कर सकता है। प्रेफरेंस शेयर इशू करने के लिए कुछ कंडीशन है। पहला बात तो कंपनी के आर्टिकल्स में उसका परमिशन होना चाहिए। शेयर होल्डर से भी अप्रूवल लेना पड़ेगा क्या प्रेफरेंस शेयर दे दें क्या, क्योंकि देखो वोटिंग राइट भले उनका एम्पर नहीं हो रहा, भले उनका वोटिंग राइट एम्पर नहीं हो रहा, लेकिन सर उनका कम से कम ओनरशिप तो एम्पर हो ही रहा है इक्विटी वालों का, तो उनसे पहले एसआर भी पास करना पड़ेगा। जब ये शेयर इशू करें कंपनी का कोई भी टाइप का डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए। कोई पुराना प्रेफरेंस शेयर रिडीम होने में या कोई डिविडेंड ड्यू था वो प्रेफरेंस शेयर का पे आउट होने में, ऐसा कोई डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए। अब आता है सर, अब मान लीजिए हम रिडीमेबल इशू करें या इरिडीमेबल, हमको कितने साल बाद एटलीस्ट वापस लेना ही पड़ेगा। मतलब अगर हम रिडम्पशन का पीरियड भी फिक्स करें तो मैक्सिमम कितना फिक्स कर सकते हैं? 20 साल। लेकिन अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए ये पैसा उठा रहे हो, जैसे रोडवे, रेलवे, हाईवे, डैम, होता ना बड़ा बड़ा रिस्ट्रिक्शन, तो फिर आपको 30 ईयर्स तक आप इशू कर सकते हो। मतलब 30 ईयर वाला प्रेफरेंस शेयर इशू कर सकते हो। जनरली 20 साल, और अगर इंफ्रा प्रोजेक्ट है तो 30 साल। हाँ, लेकिन इसमें भी एक कंडीशन है कि 21वां साल से 10% करके रिडीम करना स्टार्ट कर दो। मतलब अगले 10 साल में 21वां से लेके 30वां साल तक पूरा रिडम्पशन डन हो जाना चाहिए। तो ये क्राइटेरिया रहा। फिर और क्या बोला सर? रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर शेल ओनली बी ऑन टर्म्स ऑन व्हिच इट वाज इशूड। जब आप इशू किए तो उस समय आप बता दिए थे ना, या फिर अगर बाद में कोई टर्म को वेरी किए तो उसके हिसाब से होगा। मतलब अगर स्टार्टिंग में आप फिक्स टाइम बता दिए थे कि हम 3 साल बाद रिडीम करेगा, तो फिर वो 3 साल बाद रिडीम हो जाना चाहिए। या फिर अगर कंपनी इरिडीमेबल इशू किया तो फिर कंपनी के ऑप्शन पे ऑब्वियस बात है, अगर रिडीमेबल है बेटा इरिडीमेबल तो कंपनी मर्जी आएगा तब करेगा ना रिडीम। हाँ, बट नहीं तो कर सकता ना, वापस बोलो। मतलब रिडीमेबल तो इशू नहीं कर सकता ना? क्यों नहीं इशू कर सकता? हम ये बोला कौन नहीं कर सकता? जो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स है, मतलब ऑलरेडी जिनका प्रेफरेंस इक्विटी शेयर लिमिटेड बाय शेयर्स है, वो नहीं कर सकते, बाकी तो कर ही सकते हैं। सच शेयर सेल बी रिडीमेबल ओनली आउट ऑफ आई। ये बड़ा गजब बात बोला। रिडम्पशन के लिए सोर्स क्या होगा ये आप जनरल एंट्री पास करते समय भी सीखे हो, है ना? अपने ना थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं, लोगों को लगता है सोर्स ऑफ रिडम्पशन मतलब पैसा कहाँ से अरेंज करें। नहीं, उसका बात ही नहीं हो रहा। मनी अरेंजमेंट एक अलग बात है और बुकिश कुछ अवेलेबल होना एक अलग बात है। जब आप एंट्री क्या करोगे? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर, और फिर प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक। लेकिन आपके पास फ्री रिजर्व्स में या फिर आपके पुराना कोई डिविडेंड अवेलेबल पड़ा है, डिविडेंड देने के लिए पैसा, या कोई फ्री रिजर्व है, मतलब जो प्रॉफिट आप डिविडेंड के रूप में बांट सकते हो उसको तो फ्री रिजर्व बोलते हैं ना। फ्री रिजर्व में फंड अवेलेबल है तो वहां से रिडीम कर लो। और अगर आपके जनरल रिजर्व, एसपीआर या कोई और फ्री रिजर्व में पैसा नहीं है
तब फिर आप आउट ऑफ फ्रेश इशू जा सकते हो। मतलब प्रेफरेंस से रिडीम कर रहे हो तो डिवेंचर इशू कर लो या एफडी इशू कर लो। तो दो तरीका है, दो सोर्स है, या तो जो प्रॉफिट अवेलेबल फॉर डिविडेंड है, माने फ्री रिजर्व, जिसमें आपके एग्जांपल में आ गया जनरल रिजर्व, सरप्लस यानी वो पीएल बैलेंस, या फिर आपका एसपीआर अकाउंट, ठीक है। या तो इनमें फंड बैलेंस दिखा के रखे लायबिलिटी साइड में तो यूज कर लो, और इनमें फंड में नहीं है तो फिर कोई अदर नेचर ऑफ सिक्योरिटी का फ्रेश इशू कर लो। लेकिन एक बात ध्यान रख लेना, ऑलवेज फुल्ली पेड अप प्रेफरेंस शेयर रिडीम हो। सर अगर हम आउट ऑफ फ्रेश इशू कर रहे हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आउट ऑफ जनरल रिजर्व, सरप्लस या एसपीआर कर रहे हैं, मतलब ओन फंड कर रहे हैं एक तरीके से यूं बोले, तो फिर आपको एक सीआरआर क्रिएट करना पड़ेगा। तो व्हेन सच शेयर्स आर प्रपोज्ड टू बी रिडीम्ड आउट ऑफ प्रॉफिट, तो आपको कंपनी का जितना फेस वैल्यू आप रिडीम कर रहे हो, नॉमिनल वैल्यू यानी फेस वैल्यू, उतने का आपको 2 CRR करना पड़ेगा। मतलब आपको एंट्री पास करना पड़ेगा, जनरल अकाउंट डेबिट, सरप्लस अकाउंट डेबिट, एसपीआर अकाउंट डेबिट, 2 CRR। ठीक है। अब एक एग्जांपल ले, मेरा कंपनी 20 लाख रुपए का इक्विटी प्रेफरेंस शेयर इशू करके रखा है। कंपनी बोला हम 20 लाख रुपया आ गया, मान लो 2 लाख है, 10 रुपया फेस वैल्यू वाला हो गया ना 20 लाख। 9% प्रेफरेंस शेयर 20 लाख रुपया वाला, ऐसे हम बोल रहे हैं, ठीक है। कंपनी बोला हम 10% प्रीमियम पे रिडीम करेगा, माने 22 लाख रुपया लौटाएगा, है ना। 2 लाख रुपया का प्रेफरेंस शेयर है, 20 लाख रुपया का, सॉरी 20 लाख रुपया का, उसका 10% प्रीमियम यानी 2 लाख, यानी 22 लाख लौटाएगा। हमको ये प्रीमियम से मतलब नहीं है, अभी फेस वैल्यू कितना रुपया लौटाएगा, 20 लाख। उस 20 लाख में मान लो 12 लाख आउट ऑफ ओन फंड कर रहे हैं, माने ये सीआर, एसपीआर, जनरल रिजर्व इनको यूज कर रहे हैं, सरप्लस, और बाकी 8 लाख फ्रेश इशू से कर रहे हैं। तो ये 12 लाख के लिए सीआरआर क्रिएट करना पड़ेगा। यही वो आउट ऑफ प्रॉफिट जितना दे रहे हैं उसके लिए सीआरआर क्रिएट करना। फेस वैल्यू को, प्रीमियम को इंक्लूड करके मत देखना, ठीक है। सर जो प्रीमियम दे रहे रिडम्पशन का, फिर उसका क्या होगा? अगर आप बोल तो दिए इसको इंक्लूड मत करना, उसको अलग से राइट ऑफ करना पड़ेगा। देखो आप जनरली क्या जनरल एंट्री पास करते हो जो प्रेफरेंस शेयर रिडीम करने जाते हो? आप प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को कैंसिल करते हो, आप जितना प्रीमियम और रिडम्पशन दे रहे हो उसको भी डेबिट करते हो क्योंकि वो एक टाइप का एक्सपेंडिचर है, और 2 करते हो प्रेफरेंस शेयर होल्डर। फिर प्रेफरेंस शेयर होल्डर टू बैंक तो कर देते हो पूरा पेमेंट, मान लो ये 20 लाख था, ये 2 लाख, तो टोटल 22 लाख दे दिए। अब 22 लाख में एक बार हम 20 लाख में मान रहा है, मेरा 12 लाख रुपये आउट ऑफ ओन फंड है यानी आउट ऑफ प्रॉफिट है, तो हम क्या करेंगे? सर जनरल रिजर्व या एसपीएल अकाउंट डेबिट करके 2 CRR क्रिएट कर देंगे उतने रुपए का, 12 लाख का। सर ये जो 2 लाख का प्रीमियम दे रहे हैं ये भी राइट ऑफ करना पड़ेगा, इसको तो करेंगे जब डेबिट किए, जब देने के लिए बुकिंग किए तो आप प्रीमियम और रिडम्पशन क्रेडिट करेंगे, डेबिट किसको करेंगे? अगेन वही पहले एसपीआर को यूज कर लो अगर है तो, क्योंकि ये भी प्रीमियम ही है जो दे रहे हो, तो इशू करते वक्त जो तुम्हारे प्रीमियम बुक्स में पड़ा है, चाहे वो इक्विटी हो या प्रेफरेंस हो, कोई भी चीज को तुम प्रीमियम लिए हो वो यूज कर लो। अगर उसमें फंड कम पड़े तो जनरल रिजर्व या पीएल यूज कर लो। यही तो जनरल एंट्री सीखते थे। Yes. तो यहाँ पर उसी प्रीमियम का बात करें कि ये प्रीमियम का क्या होगा, तो सर ये प्रीमियम का ये होगा, ये प्रीमियम को बुक से राइट ऑफ करो, आउट ऑफ प्रॉफिट एडजस्ट कर लो, क्योंकि ये जनरल रिजर्व पीएल से एडजस्ट कर रहे हो ना, और ये जनरल रिजर्व पीएल तुम्हारा क्या होता है? प्रॉफिट्स। इनको प्रॉफिट से भी इनको भी एडजस्ट करना पड़ेगा, मतलब उसी प्रॉफिट से सर सीआरआर भी क्रिएट करवाइए और फिर उसी से प्रीमियम और रिडम्पशन को भी राइट ऑफ करवाइए। तो ये जनरल एंट्री बताने का लॉजिक ये था कि जनरल एंट्री से हम लोग कनेक्टिविटी पाते हैं। अब जो जनरल एंट्री में तुम कर रहे हो, देखो वही ये लोग लॉ में लिखा है, तो लॉ याद ही नहीं करना अगर हमको जर्नल आता है। क्या लिखा है देखो, सच प्रीमियम शैल बी प्रोवाइडेड आउट ऑफ प्रॉफिट, ठीक है।
However, in case of prescribed class of share where financial statement comply with accounting standard 180, such premium shall be provided out of profit and not of SPA. तो यहाँ पे क्या बोला, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट भी यूज कर सकते हो. मतलब जनरल रूल क्या बोल रहा है, आउट ऑफ प्रॉफिट या आउट ऑफ सिक्योरिटी, उनका अभी हम जनरल एंट्री में भी कराया. लेकिन कोई कंपनी अगर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स अंडर 133 सेक्शन 133 में कर रहे हैं, वो लोग SPA से नहीं कर पाए. मतलब सर कुछ क्लास ऑफ कंपनी, आप ऐसे याद कर लो, कुछ क्लास ऑफ कंपनी है जिनको सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट यूज करने नहीं मिलेगा प्रीमियम को राइट ऑफ करने के लिए, ये जो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन दे रहे हैं. लेकिन जनरली कंपनी प्रॉफिट को भी और SPA को भी यूज करती है. वो प्रेस्क्राइब्ड क्लास बोला है बेटा, वो आपको याद नहीं करना, बस ये बोलना कुछ क्लास ऑफ शेयर्स है. जब आप रिडीम करोगे आपको प्रॉपर रजिस्टर मेंटेन करना पड़ेगा. एक कंपनी इंटेंड टू लिस्ट सच प्रेफरेंस शेयर, इशू प्रेफरेंस शेयर. अच्छा, अगर तुम प्रेफरेंस शेयर को भी लिस्टिंग करवाना चाहते हो, जनरली तो कंपनी से इक्विटी शेयर ही लिस्टेड होता है. लेकिन अगर प्रेफरेंस शेयर को लिस्टिंग करा रखे हो तो फिर तुमको सेबी का भी गाइडलाइन फॉलो करना पड़ेगा. ऑब्वियस बात है, जहाँ कोई भी नेचर ऑफ सिक्योरिटी अगर लिस्टिंग हो जाता है तो फिर उस पर सेबी का भी रूल चलता है, सिर्फ कंपनी एक्ट का रूल नहीं चलेगा खाली. Where a company is not in position to redeem or pay dividend any preference share, रिडम्पशन का डेट आ गया या फिर डिविडेंड देने का डेट आ गया प्रेफरेंस शेयर वालों को, पैसा लौटाने का डेट या डिविडेंड देने का डेट. लेकिन सर जी कंपनी के पास तो नहीं है फंड, मतलब कंपनी पोजीशन में नहीं है कि इनको रिडीम कर पाए या इनका डिविडेंड दे पाए, तो तुमको 3/4 वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस होल्डर से कंसेंट लेना पड़ेगा और कोर्ट से, ट्राइब्यूनल से भी पिटीशन डालना पड़ेगा. मतलब ट्राइब्यूनल का अप्रूवल और 3/4 प्रेफरेंस शेयर का अप्रूवल लो और उनको इशू कर दो फर्दर रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर. अरे जितना रुपया नहीं दे पा रहे उतना रुपया का और प्रेफरेंस शेयर दे दो, जिसको बाद में रिडीम कर दो. मतलब एक बार के लिए टाल रहे हैं सर, लेकिन सर जितना पैसा लौटाना है उसको आप फ्रेश शेयर्स दे दें, चाहे वो डिविडेंड का वैल्यू हो चाहे शेयर्स का, जितना रुपया लौटाना. ठीक है ना. ऑन सच इशू अनरिडीम्ड प्रेफरेंस शेयर शैल बी डीम्ड टू हैव बीन रिडीम्ड. तो मान लेंगे उतना रिडीम हो गया, क्योंकि उतने रुपये का शेयर पॉकेट में दे दिया ना बेटा. तो सर जी आप अगर शेयर पॉकेट में दिए हो तो उतना रुपया तो आपका रिडीम हो गया, मतलब उतना रुपया बाद में दोबारा नहीं दोगे उनको वापस रिडम्पशन में. नोट बोला. अच्छा, कुछ बोला प्रोवाइडेड दैट ट्राइब्यूनल शैल गिविंग अप्रूवल ऑर्डर रिडम्पशन फॉर टू द प्रेफरेंस शेयर रेट बाय सच पर्सन हैव नॉट बीन कंसेंटेड टू इशू फर्दर रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर. अच्छा, कोई आदमी है जो रेडी नहीं हो रहा है, नहीं हम तो नहीं लेंगे और शेयर, मेरे को मेरा पैसा दो, तो कोर्ट तुमको ऑर्डर दे सकता है कि उतना रिडीम कर लो, बाकी उनको दो. ठीक है. मान लो मेरा 2 लाख प्रेफरेंस शेयर है, हम दोनों 2 लाख को रिडीम करने गया, बट रिडीम के लिए पैसा ही नहीं है सर मेरे पास. 1,70,000 शेयर होल्डर मान गए, तो 3/4 मान गए, मतलब 2 लाख का 3/4 कितना होगा, 1.5 लाख. यहाँ तो 170 मान गया सर. लेकिन सर बाकी चीज बोल रहा है नहीं हम तो नहीं करवाएंगे, एक्स्ट्रा शेयर हमको नहीं चाहिए आपको. तो ठीक है, ट्राइब्यूनल ऑर्डर दे सकता है कि इनका पैसा रिडीम कर लो, इनको लौटा दो पैसा, जो लोग कंसेंट नहीं दे रहे हैं उनको पैसा लौटा दो, बाकियों को शेयर्स दे दो आप. ठीक है. इश्यू ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर इज नॉट इक्वल टू रिडक्शन इन शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी. रिडीमेबल रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर जो इशू कर रहे हैं, रिडीम कर रहे हैं, एक तरीके से रिडीम जब करेंगे तो शेयर कैपिटल घटना हुआ ना, लेकिन उसको इक्वल टू रिडक्शन नहीं माना. तो इक्विटी रिडक्शन किसको बोलते हैं, शेयर कैपिटल कम होना. तो तुम्हारा मन में नॉर्मली सेंस में अगर हम बोले हम प्रेफरेंस शेयर रिडीम कर रहे हैं तो तुमको यही लगेगा हाँ सर मतलब शेयर कैपिटल कम हो रहा है. और कोर्ट बोला नहीं, क्योंकि देखो जब भी शेयर कैपिटल कम होता है फिर SR पास करो, बहुत कुछ रूल होता है. कोर्ट मान लिया है, लॉ मान ही लिया है कि प्रेफरेंस शेयर को रिडम्पशन करना शेयर कैपिटल का कमी नहीं, यानी आपको कोई अलग से SR पास करने की जरूरत. देखो कंसेप्ट क्रेडिट कंपनी प्रपोज टू रिडीम प्रेफरेंस शेयर नॉमिनल वैल्यू ऑफ ₹100
with a premium of 20 rupees per share. Such redemption was to make a further issue of preference share. कंपनी का पैसा नहीं था, ये कंपनी 120 रुपया लौटा नहीं दे पा रहे। जब इशू किया था बोल दिया था 3 साल बाद 20 रुपया प्रीमियम पे रिडीम करेंगे। हाँ। सर बड़ा बड़ा बात बोल तो दिए, जब 3 साल पूरा हुआ नहीं है पैसा लौटाने के लिए, तो कंपनी क्या करेगा? अभी तो ऊपर पड़े उसी कैटेगरी का प्रेफरेंशियल इशू करते। हाँ। सच रिडम्पशन वाज टू मेड बाय फर्दर इशू ऑफ प्रेफरेंशियल, डिसाइड द अमाउंट टू बी ट्रांसफर्ड टू सीआरआर। सीआरआर में कितना जाएगा? सर जी में क्योंकि सीआरआर इज ओनली नीडेड व्हेन अमाउंट इज पेड आउट ऑफ प्रॉफिट। यहाँ पे आउट ऑफ प्रॉफिट नहीं, यहाँ तो मजबूरी में प्रेफरेंस शेयर देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है। आपका भी आंसर यही था 0, आप पहले ही सोच लिए। ठीक है, चलो सेक्शन 56 ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन ऑफ सिक्योरिटी। लास्ट क्लास में बात किए थे। ट्रांसफर होता है, हम बोले मेरे भाई के नाम पे मेरे वाइफ के नाम पे ट्रांसफर कर दो शेयर। ट्रांसमिशन अब हम रहा नहीं है दुनिया में, बट किसी को लीगल एयर के नाम पे जाएगा कि कंपनी खा जाएगा। हाँ। सर कंपनी खा, हाँ कंपनी खा नहीं सकता सर। तो ट्रांसमिशन ऑफ सिक्योरिटीज या ट्रांसफर, तो पहले बोला कंपनी का रजिस्टर और ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटी मेंटेन करना पड़ेगा। सॉरी, कंपनी टू रजिस्टर ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटी। कंपनी शैल नॉट रजिस्टर ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटी unless इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर ड्यूली स्टैम्प्ड एंड डेटेड हैव बीन एग्जीक्यूटेड। एसएच कोड जब तक फाइल नहीं हो जाए प्रॉपर स्टैंपिंग के थ्रू, एसएच कोड कौन फाइल करेगा? ट्रांसफरर। मान लो एक एग्जांपल ले रहे हैं बेटा, हम चाह रहे हैं मेरा शेयर्स मेरे भाई के नाम पे ट्रांसफर होगा। हाँ। तो हमको एक एसएच कोड भरना पड़ेगा जो प्रॉपर्ली स्टैम्प्ड एंड डेटेड होना चाहिए। ठीक है, ट्रांसफरी भी एक फॉर्म भरेगा। ट्रांसफरर और ट्रांसफरी दोनों पहले आरओसी को इन्फॉर्म करेगा। ट्रांसफरर इन्फॉर्म करेगा कि हम देने को तैयार है, ट्रांसफरी इन्फॉर्म करेगा हम लेने को तैयार है। ठीक है, उस इंस्ट्रूमेंट में ट्रांसफरी का नाम, उसका एड्रेस, उसका ऑक्यूपेशन सब मेंशन रहेगा। सच इंस्ट्रूमेंट हैज बीन डिलीवर्ड टू कंपनी बाय ट्रांसफरर और ट्रांसफरी विद इन 60 डेज। ये जो एसएच4 भरा गया है ना, उसका एक कॉपी वो ट्रांसफरर या ट्रांसफरी 60 दिन के अंदर कंपनी को दे देगा, और एक लेटर भी दे देगा जिसमें वो लिख के दे रहा है कि हाँ मेरा शेयर इसको ट्रांसफर कर दो। तब जाके कंपनी अपने रजिस्टर में नाम चेंज करे। ठीक है, मतलब कंपनी खुद से पहले ट्रांसफर अलाउ नहीं कर देगा। तुम आगे बोल दी कि मेरा शेयर मेरे भाई को दे दो और कंपनी दे दिया, कंपनी अपने रजिस्टर में फौजिया का नाम हटा के फौजिया के भाई का नाम डाल दिया। सर बाद में आगे फौजिया बोली हम कब बोले थे, क्या प्रूफ है? हाँ। तो भैया कंपनी बोलते हमको प्रूफ खेलना नहीं है बैठ के। हाँ। पहला एक काम करो, फौजिया द ट्रांसफरर एक SH4 नाम का फॉर्म भरो, आरओसी को खबर कर दो। हाँ। ट्रांसफरी भी फॉर्म भर दो कि हाँ लेने को तैयार है। उस फॉर्म का कॉपी लाके हमको जमा कर दो 60 डेज के अंदर। तब हम अपने रजिस्टर में नाम चेंज करेंगे, फौजिया का नाम काट के उसके भैया का नाम रिकॉर्ड करेंगे। ठीक बात, कंपनी के पास एक एविडेंस हो गया ना हमेशा के लिए कि आप तुम खुद आरओसी को खबर किए थे भाई, हम थोड़ी ना बोला था ट्रांसफर करने। बाद में तुम इल्जाम नहीं लगा सकते ना। मान लो बाद में फौजिया और फौजिया के भाई के इसमें डिस्प्यूट हो गया, अब फौजिया जाके कंपनी को कोई इल्जाम नहीं लगता, वो मेरा शेयर था मेरे को वापस दो। कंपनी बोलेगा हम कुछ नहीं कर सकते, आप ही ट्रांसफर का फॉर्म भरेंगे। Above provision shall not apply in case of transfer between person both whose names are beneficial owner in record of deposit। ये झमेला कंपनी के गले में आएगा ही नहीं अगर ये डीमैट अकाउंट के थ्रू है। तब कंपनी को कोई मतलब नहीं, आप डीमैट डिपॉजिटरी को इन्फॉर्म कर दो, और डिपॉजिटरी में दोनों का वहाँ पे डीमैट अकाउंट होना चाहिए। डिपॉजिटरी एक अकाउंट से निकाल के दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। तो सर आज के डेट में तो यही होता होगा दुनिया में, ये कंपनी को इन्फॉर्म करने वाला कहानी खत्म हो गया। कुछ हद तक हाँ, फिजिकल शेयर अगर किसी कंपनी का है तब तो ऊपर वाला प्रोसेस, नहीं तो फिर डिपॉजिटरी को इन्फॉर्म करो और वो बेनिफिशियल ओनर का नाम बदल दो।
The instrument of transfer is lost and has not been delivered to company within prescribed limit. आप SH4 भरे, 60 दिन में कंपनी को भेजना था, लेकिन प्रेस्क्राइब टाइम में नहीं पहुंचता है, ठीक है। बाद में गए आप कंपनी के पास लेके, दोबारा फॉर्म जनरेट करवाए, डाउनलोड करवाए, फिर गए, तब तक 60 दिन पार हो गया। सर कोई बात नहीं, कंपनी को अगर लगता है, कंपनी के बोर्ड को अगर लगता है कि इंडेमनिटी किया जा सकता है, मतलब इसको रजिस्टर किया जा सकता है, तो कर लेगा, लेकिन अगर उनको लगता है नहीं, तो फिर वो लोग इसके लिए लीगल एक्शन लेगा। अगर गवर्नमेंट कंपनी है तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर सेल नॉट बी रिक्वायर्ड, सिर्फ एक बॉन्ड फाइल करो, बॉन्ड इशू करो, मतलब स्टैम्प पेपर पे लिख के दे दो, काम हो गया। उस स्टैम्प पेपर पे दोनों का पूरा डिटेल होना चाहिए, ट्रांसफर का भी और ट्रांसफर का। मतलब गवर्नमेंट कंपनी में ये नौटंकी नहीं रखा, एक तो गवर्नमेंट कंपनी में जहाँ डीमेट वाइज हो रहा है, ये दो जगह है, ये SH4 भरना जमा करने का नौटंकी नहीं रखा। एक लाइन में पूरा सेक्शन को याद करना चाहोगे, 2 लाइन में तो ऐसे याद करोगे कि कोई शेयर अगर ट्रांसफर करना चाहता है तो SH4 भरेगा, दोनों कंपनी को 60 दिन में जमा कर देगा, कंपनी शेयर ट्रांसफर कर देगा। लेकिन सर 2 केस में ये रूल एप्लीकेबल नहीं है, डीमेट केस में और गवर्नमेंट कंपनी के केस में। बस इस पूरा में कोई बात याद करनी चाहिए, देखो कितना बड़ा बात पड़े, लेकिन 2 लाइन में पूरा बोल दो। ये 2 लाइन आपके कॉपी में, हाँ बोलो। गवर्नमेंट कंपनी है जहाँ डीमेट फॉर्मेट है, जहाँ डीमेट के वाया शेयर ट्रांसफर हो रहा है, डीमेट अकाउंट टू डीमेट अकाउंट, वहाँ ये रूल एप्लीकेबल नहीं है, वहाँ SH4 नहीं भरना है, सिर्फ डिपॉजिटरी को खबर कर दो, ठीक है। और जहाँ पे गवर्नमेंट कंपनी है वहाँ भी नहीं करना, वहाँ सिर्फ एक बॉन्ड फाइल कर। अब आता है ट्रांसमिशन ऑफ शेयर। सिर्फ ट्रांसमिशन कब होता है, इसको ऑपरेशन ऑफ लॉ भी बोलते हैं। कानून बोल रहा है भैया जिसके नाम का नॉमिनी था, या अगर नॉमिनी नहीं था तो उसके घर में कोई लीगल एयर होगा। हाँ देखिए, अगर लीगल एयर में डिस्प्यूट है, 2 बेटे हैं, दोनों बोल रहे हैं पापा का शेयर मेरा, पापा का शेयर मेरा, तो भैया पहले दोनों बेटा सेटलमेंट करा के आ जाओ, तब कंपनी ट्रांसमिशन का झमेला करेगा। मतलब कंपनी ये डिस्प्यूट सॉल्व करने नहीं बैठा पापा का शेयर किसका, ठीक है। तो कंपनी कैन रजिस्टर ट्रांसमिशन ऑफ एनी राइट ऑपरेशन ऑफ लॉ। कंपनी को आपको इंटीमेट करना पड़ेगा कि अब वो आदमी नहीं रहा और हम उसका लीगल एयर है, तो फिर कंपनी आपके नाम पे शेयर ट्रांसफर कर दे, ठीक है। अगर डिस्प्यूट हुआ बच्चों के बीच या फिर जिनके बीच में, देखो कोर्ट में पहले लड़ लो दोनों बच्चे, अच्छा, फिर आना कंपनी के पास। पहले कोर्ट में लड़ लो कि पापा का लीगल एयर कौन, उसके बाद ही कोर्ट के पास आना, ऐसा इसके बाद ही कंपनी के पास आना, उससे पहले कंपनी को कोई मतलब नहीं, ठीक बात है। अब अगर आपको कोर्ट में लड़ने में 1 साल लगा तो लगा, हम क्या करें। जब आओ कोर्ट का अप्रूवल लेकर आना, ठीक है। सर ये ट्रांसमिशन कब कब होता है, एक तो हम अभी बोले डेथ ऑफ केस में लीगल एयर को, इसके अलावा 2 और केस होते हैं, तो लुनेसी कोई पागल हो गया तब, या इंसॉल्वेंट हो गया तब भी ट्रांसमिशन का केस आता है, ठीक है। बेटा जी अगर हम इंसॉल्वेंट हो गए, एक एग्जांपल देते हैं, हम इंसॉल्वेंट हो गए तो मेरा शेयर किसी के नाम पे तो ट्रांसफर होगा। इंसॉल्वेंट हो गए तो शेयर आपके पास रहेगा तो आपका बेनिफिट ही है ना। अरे मेरा मालिक, अरे 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 मेरे से फौजिया 20 लाख रुपया पाती थी, हम फौजिया का 20 लाख लौटा नहीं पा रहे हैं, हाँ तो शेयर दे देंगे। हम इंसॉल्वेंट होंगे ना, इंसॉल्वेंट होंगे तो कोर्ट क्या करेगा, मेरा प्रॉपर्टी में से जो चीज, अब मान लो एक अकेली फौजिया नहीं थी जो मेरे से पैसा पाती थी, हम तो पूरे दुनिया से उधार लेके बैठे थे, ठीक है ना। हम 2-3 पार्टी से पैसा उधार लेके रखे थे, मिस्टर एक्स, मिस्टर वाई, मिस्टर जेड, मिस्टर ए, तो भैया जी इनमें से किसके नाम पे मेरा शेयर जाएगा,
कंपनी को तो जानकारी जब मिलेगा तब होगा ना। तो इंसॉल्वेंसी में तो यही होता है ना, मेरा पूरा प्रॉपर्टी जो लोग मेरे क्रेडिटर उनमें प्रोपोर्शनेटली बांट दिया जाएगा। अगर सबका उधार नहीं चुका सकते तो, या जिसको जो जाएगा। तो ये बात तो कंपनी को खबर होना पड़ेगा ना कि वो जो शेयर्स है वो एक्स को गया कि वाई को गया कि जेड को गया कि ए को गया कि प्रोपोर्शनेटली सबको गया। ये बात तो बताना पड़ेगा, ठीक है। और लूनेसी के केस में भी वही होगा। लूनेसी और डेथ पे एक जैसे बात कर, बस लूनेसी में क्या होता है, टू दी एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंटेड बाय द कोर्ट। कोर्ट जिसको अपॉइंट करेगा उसके पास जाएगा, वो तुम्हारा शेयर किसी के नाम पे ट्रांसफर देगा। इंसॉल्वेंसी में जब प्रोफेशनल आएगा जो तुमको इंसॉल्वेंट करवा रहा है, वो जो लिक्विडेटर, ऑफिशियल लिक्विडेटर जिसको बोलते हैं, उसके नाम पे जाएगा, फिर वो जिसको आगे देगा। क्योंकि ऑफिशियल लिक्विडेटर धीरे धीरे प्रॉपर्टी बेच के पैसा अरेंज करके लोगों को चुकाता है ना। और डेथ के केस में लीगल रिप्रेजेंटेटिव। नोटिस टू ट्रांसफर इन केस ऑफ पार्टली पेड अप शेयर। अगर ये शेयर पार्टली पेड अप है तो जिसके नाम पे वो शेयर जा रहा है, कंपनी उसको एक नोटिस देगा कि भैया अपना पूरा पेमेंट कर दो जो भी तुम्हारा अमाउंट ड्यू है। Where an application of registration and transfer of partly paid up share is made by transferor, a company shall not register such transfer unless company has given notice of such application to transferee and transferee has given no objection to transfer within 2 weeks from the receipt of notice. कंपनी ट्रांसफरी को एक नोटिस देगा कि देखो भैया तुम्हारे नाम पे शेयर ट्रांसफर का बात कर रहा है ट्रांसफरर, तो भैया पार्टली पेड अप गया है, उसका 2 रुपए ड्यू है एक शेयर पे, और मान लो 25,000 शेयर है तो 50,000 रुपये कौन देगा। बाद में कहीं तुम बोल दो हमको क्या पता था पार्टली पेड अप है, हम क्यों पैसा दें। और अगर तुम ओरिजिनल को जब कंपनी पकड़ने जाएगा तो बोलेगा हम तो शेयर ट्रांसफर कर दिया, हम क्यों दें। फौजिया के पास एक कंपनी का पार्टली पेड अप शेयर था, इधर फौजिया भी बोल रही है हम क्यों दे पैसा, अब तो मेरे पास शेयर नहीं है, हम तो दे दिए नीरज को। खैर नीरज भी बोल रहा है हम क्यों पैसा दे, हमको क्या पता था पार्टली पेड अप है, मेरे में क्या जिम्मेदारी गले पे। कंपनी बोलेगा हम किसका गला पकड़े। पहले तुम कंपनी को बोलोगे हम नीरज के नाम ट्रांसफर कर रहे हैं, कंपनी तुरंत मेरे को खबर कर रही कि भैया जी देने को तैयार हो तो जो बैलेंस अमाउंट है जब भी मांगेंगे तब हम 2 वीक में नो ऑब्जेक्शन दे देंगे कि हाँ ठीक है हमको कोई दिक्कत नहीं, तब हो जाएगा तुम। अनलेस प्रोहिबिटेड अदरवाइज कंपनी टू डिलीवर शेयर सर्टिफिकेट ऑफ ऑल सिक्योरिटीज अलॉटेड। अगर कोई मेमोरेंडम सब्सक्राइब किया है कंपनी, अगर कंपनी शेयर सर्टिफिकेट दे रहा है तो शेयर सर्टिफिकेट कब तक दे देगा ये पढ़ रहे हैं इस पॉइंट। देखो पहला बात तो सर आजकल शेयर सर्टिफिकेट का कहानी खत्म हो गया, तो ये रूल उतना काम का भी नहीं। तो जस्ट एक जानकारी के लिए अगर दे तो कितने दिन में शेयर सर्टिफिकेट मिल जाना चाहिए मेरे। तो अगर कोई मेमोरेंडम के सब्सक्राइबर्स है तब तो फिजिकली शेयर होता है ना जनरली, तो विद इन 2 मंथ ऑफ इनकॉर्पोरेशन। अगर शेयर अलॉटमेंट हो रहा है भाई एप्लीकेशन अलॉटमेंट वाला स्टोरी, तो विद इन 2 मंथ ऑफ अलॉटमेंट। अगर ट्रांसफर है तो विद इन 1 मंथ फ्रॉम द रिसिप्ट ऑफ ट्रांसफर इंस्ट्रूमेंट, मतलब वो एसेट कोल जमा आ गया कंपनी के पास उसके 1 महीने के अंदर दे दो। और अगर ये ट्रांसमिशन है तो जिस दिन इंटीमेट किया वहां से 1 महीना। तो ट्रांसफर ट्रांसमिशन के केस में 1 महीना, बाकी दोनों केस में 2-2 महीने। तो खाली क्या बोला डिवेंचर का केस में 6 महीने। ये उतना काम का नहीं है सर, आजकल फिजिकली कुछ नहीं है। नोट व्हेन सिक्योरिटीज आर डील्ड विद डिपॉजिट पे, बोला ना अगर डीमेट फॉर्मेट में तो कंपनी टू इंटीमेट डिटेल ऑफ अलॉटमेंट टू डिपॉजिटरी इमीडिएटली ऑन अलॉटमेंट। कंपनी जब जब शेयर अलॉट करेगा वो कोई शेयर सर्टिफिकेट नहीं देगा, लेकिन वो इमीडिएटली, देखो इमीडिएटली बोला यहाँ पे वो 2 महीने 6 महीना 4 महीना एक गैप नहीं दिया है ना। यहाँ पे जैसे फिजिकली दे रहा था 2 महीने का टाइम था फ्रॉम अलॉटमेंट, मेमोरेंडम का सब्सक्राइबर है तो 2 महीने फ्रॉम इनकॉर्पोरेशन, ट्रांसमिशन के केस में 1 महीना। ये सब झमेला खत्म अगर डीमेट फॉर्मेट में, तब हाथों हाथ डिपॉजिटरी को कंपनी खबर कर देगा देखो इस आदमी को इतना शेयर दिया। ट्रांसफर ऑफ एनी सिक्योरिटी ऑफ अ डिजीज पर्सन, मर चुका है जो आदमी,
made by legal representative itself, even if LR is not a holder thereof valid as the holder of time for execution instrument. बड़ा भैया बात बोलना क्या चाह रहे हो सुनना। मान लो मेरा डीमेट अकाउंट किसी एक आदमी है, मिस्टर है, उसका एक डीमेट अकाउंट है, उसमें शेयर्स है, वो अब नहीं रहा दुनिया में, उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव है LR, उसके डीमेट अकाउंट में शेयर चला जाना चाहिए, लेकिन उसका डीमेट अकाउंट ही नहीं है तो क्या होना चाहिए। देखो मिस्टर एक्स है, वो अपना बता के गया है कि मेरा लीगल रिप्रेजेंटेटिव मेरा बेटा ए है, वो है। मिस्टर एक्स के डीमेट अकाउंट में शेयर पड़ा था, वो बोल दिया है मेरा लीगल रिप्रेजेंटेटिव मिस्टर ए है मेरा बेटा। अब मिस्टर एक्स टपक गया तो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव का अगर डीमेट अकाउंट होता तब तो कोई दिक्कत नहीं था ना, उसके डीमेट अकाउंट में शेयर ट्रांसफर हो जाता। बट सर अगर ऐसा उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव तो शेयर में डील ही नहीं करता तो नहीं खोला था डीमेट अकाउंट, उसका चॉइस। अब क्या हो गया सोचो। या तो उसको क्रिएट करना पड़ेगा या तो कोई और प्रोसेस होगा। देखो क्रिएट वाला कहानी हो सकता है, कोई और प्रोसेस क्या है वो हम बता देते हैं। जो डीमेट अकाउंट मिस्टर एक्स का था ना, मान लिया जाएगा वही डीमेट अकाउंट मिस्टर ए का हो। ठीक है। यस। अगर सर कंपनी इन सब रूल में कंप्लायंस में डिफॉल्ट करता, नहीं देता 1 महीना में, नहीं देता 2 महीना में, तो भैया कंपनी और उसका डायरेक्टर 50,000 रुपया करके फाइन दे दे। और ये अमेंडमेंट है, मतलब ये याद रखने लायक बात है। हर जगह फाइन पेनल्टी हम याद करने नहीं बोलता है, लेकिन ये अमेंडमेंट है, मतलब ये नया चीज है, तो ये फाइन याद रखना चाहिए। सर ट्रांसमिशन में अगर शेयर टाइमली ट्रांसफर नहीं हुआ तो 50,000 रुपये का फाइन है कंपनी और उसके डायरेक्टर। बस ये याद रखना। विदाउट प्रेजुडिस टू एनी लायबिलिटी अंडर डिपॉजिटरी एक्ट, where any depositor with an intention to defraud a person has transferred share itself. अगर कोई डिपॉजिटरी, जनरली ना डिपॉजिटरी का गला पे कोई लायबिलिटी नहीं होती, डीमेट अकाउंट संभाल रहे वो जो है ना डीपी, इंडिया में कौन तो डीपी है, NSDL और CDSL, वो लोगों का जनरली कोई लायबिलिटी नहीं होता है सर। सब वो लोग का क्या लायबिलिटी, कंपनी का शेयर मिस्टर एक्स के नाम पे है, मिस्टर एक्स का डीमेट अकाउंट है, उसमें पड़ा रहेगा शेयर, वो केवल उस डीमेट अकाउंट मेंटेन करेगा, शेयर घुसेगा तो शेयर निकलेगा तो एंट्री मारेगा, मतलब जनरली उसका कोई लायबिलिटी नहीं। लेकिन सर अल्टीमेटली अकाउंट मैनेज वो कर रहा है तो फ्रॉड करने का स्कोप रखता है। और सर जी फ्रॉड अगर किया तब तो पेनल्टी लायबिलिटी आएगा ना। तो लायबिलिटी अंडर 447, लायबिलिटी अंडर 447 का मतलब एक है, सब जगह जहाँ लायबिलिटी अंडर 447 लिखा हुआ है मतलब उसका अनलिमिटेड लायबिलिटी हो जाएगा डिपॉजिट पे। ठीक है। तो अब आया डिफरेंस बिटवीन ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन, जस्ट फॉर नॉलेज बता रहे। ये वॉलेंट्री है, ट्रांसफर वॉलेंट्री है सर, मतलब हम चाहे तो करें चाहे तो नहीं करें, लेकिन ट्रांसमिशन ऑपरेशन ऑफ लॉ है। अरे भाई इंसॉल्वेंसी, डेथ और एक क्या था लुनेसी, ये तीनों में ना ऑप्शन नहीं है कि कंपनी बोलेगा हम करें कि नहीं करें, मेरा चॉइस है, हम नहीं करेंगे ट्रांसमिशन। बोलेगा रुको, तुम्हारे को कोई बात का राइट नहीं दी है, वो आदमी मर चुका है या वो आदमी पागल हो चुका है, आदमी इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो चुका है, लॉ बोल रहा है शेयर ट्रांसमिट करो दूसरे अकाउंट के नाम पे। कंपनी ये नहीं बोल सकता मेरा चॉइस, ठीक है ना, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन ट्रांसमिशन में कंपनी, ट्रांसफर में कंपनी बोल सकता है, अगर कंपनी को कुछ गड़बड़ लग रहा है तो बोलेगा हम ट्रांसफर नहीं करेंगे। ट्रांसफर इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफर में लगेगा बेटा जी, ट्रांसफरर वो SH4 भरेगा ना। अब वो अगर ट्रांसमिशन के केस में वो तो टपक चुका है, तब क्या उसको ऊपर से लाओगे SH4 भरवाने के लिए? नहीं। अब वो कहाँ से आएगा? या उसको मरने के पहले आभास आ गया था, अरे हम तो मरने वाला है, डॉक्टर 2 मिनट रुको, वेंटिलेटर चालू रखो, पहले हम शेयर ट्रांसमिशन करना है, हाँ। पहले हम SH4 फाइल करें फिर मरेंगे। ऐसा नहीं होगा सर, इतना ऊपर वाला टाइम नहीं देता। हाँ। तो सीधा सा बात सर, ट्रांसफर के केस में आपको इंस्ट्रूमेंट फाइल करना पड़ेगा, लेकिन ट्रांसमिशन में केवल ट्रांसफरर इंटीमेट हो जाए बस बहुत।
जो उसका लीगल एयर है वो कंपनी को इंटीमेट कर देगा कि देखिए वो मर गया है, हम उसका लीगल एयर है, हमको दे दो। कंसिडरेशन, जनरली कंपनी ट्रांसफर करने का पैसा ले सकते हैं, हाँ ले सकते। हम बोला ना मेरा शेयर मेरी वाइफ को दे दो, तो कंपनी उसका पैसा चार्ज कर सकती, लेकिन ट्रांसमिशन में कोई पैसा चार्ज नहीं कर सकता, कंपनी को कंसिडरेशन नहीं मान सकती। सर अगर वो फ्रॉडली कंपनी या फ्रॉडली डिपॉजिटरी ट्रांसफर कर दिया तब क्या होगा? वो न्यूलीफाई हो जाएगा, मतलब वो लीगली बाइंडिंग नहीं होगा। मेरे नाम पे शेयर था, मेरे नाम पे शेयर था, फिजिकल शेयर था और कंपनी बदमाशी किया, किसी और के नाम पे ट्रांसफर कर दिया या ट्रांसमिट कर दिया, या फिर मेरे डीमेट अकाउंट में शेयर था और मेरा डीपी बदमाशी किया, ऊपर पड़े ना अभी लाइबिलिटी अंडर 447। तो सर ठीक है, लाइबिलिटी है सब मान लिया, लेकिन नीरज के अकाउंट में जो शेयर था वो नीरज का रहेगा या ट्रांसफर मान लेंगे? सर ट्रांसफर नहीं मानेंगे उसको, वो नलीफाई हो जाएगा। ठीक है, फाइन पेनल्टी लगेगा ही, इसके अलावा मेरा शेयर मेरे पास है। जैसे देखो यहाँ पे दिया, मिस्टर ए इज अ शेयर होल्डर ऑफ RIL, रिलायंस इंडिया लिमिटेड। मिस्टर चोर, फॉर्ज सिग्नेचर ऑफ मिस्टर ए, देखो नाम भी दिया मिस्टर चोर, तो जो चीटिंग कर रहा था, फॉर्ज सिग्नेचर साइन किया मिस्टर ए का एंड ट्रांसफर शेयर टू मिस्टर बी। मिस्टर बी देन फर्दर ट्रांसफर द शेयर टू मिस्टर सी एंड IRL रजिस्टर्ड सच ट्रांसफर। कंपनी ने अपने रजिस्टर में नाम बदल लिया। क्या मस्त क्वेश्चन है। मिस्टर ए का शेयर था, एक मिस्टर चोर है, वो फ्रॉडली वो शेयर मिस्टर बी को ट्रांसफर कर दिया। मान लो वो चोर जो है वो डिपॉजिटरी भी हो सकता है, कंपनी भी हो सकता है, या फिर नॉर्मल इंसान भी हो सकता है। मिस्टर बी भी महान हस्ती, वो शेयर मिस्टर सी को ट्रांसफर कर दिया और IRL मिस्टर सी के नाम पे रजिस्टर कर दिया। तो इस पूरे का कंसिक्वेंसेस डिस्कस करो, मतलब क्या होगा इम्पैक्ट। तो देखो क्या लिखा, कंपनी टू रिस्टोर ओनरशिप टू मिस्टर ए एंड कंपनी शैल नॉट बी लायबल टू मिस्टर बी एंड मिस्टर सी। कंपनी शेयर दोबारा मिस्टर ए के नाम पे रिकॉर्ड कर लेगा, जैसे ही मिस्टर ए साबित कर देगा कि देखो फ्रॉड हो गया, मेरा शेयर गया, हम नहीं देना चाहता था। कंपनी बोलेगा हाँ तुम फ्रॉड साबित कर दिया, हाँ बोले हाँ साबित कर दिए, बोला वेरी गुड, तुम्हारे नाम पे हम दोबारा लिख लेते हैं शेयर तुम्हारे। मिस्टर बी और सी आगे कंपनी का गला पकड़ा, अरे ऐसे कैसे, आपके रजिस्टर में मेरा नाम है, आप मेरा नाम कैसे काट सकते हैं? कंपनी बोलेगा दफा हो जाएगा, पहली फुर्सत में निकलो, फ्रॉड साबित हो गया है, हमको कोई मतलब नहीं है किसके नाम पे कहाँ घूमा था, ओरिजिनल शेयर होल्डर के अकाउंट में ओरिजिनल शेयर होल्डर का नाम हम दोबारा रिस्टोर कर लेंगे। अच्छा मिस्टर सी का यहाँ पे कोई फ्रॉड नजर आ रहा है? मिस्टर सी तो जेन्युइन बायर था, वो मिस्टर बी पे केस करेगा अपने लॉस के भरपाई का, और मिस्टर बी सी को पैसा देगा, अब बाद में वो मिस्टर सी चोर को पकड़ सकता है उसको। ये है पूरा कंसिक्वेंस। अच्छा क्वेश्चन था। एक और एग्जाम रिलेटेड क्वेश्चन दिया है यहाँ पे, व्हाट इफ शेयर सर्टिफिकेट ट्रांसफर बाय फॉर्जरी? क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन बैंक दे रहा है। हाँ थोड़ा इजी आ रहा है नोट्स। अभी ठीक है, नोट्स भी है वैसे मेरे यहाँ पे तो कुछ तो दिए हैं, लेकिन रोज इतना नेट इशू हो कुछ। चलेगा ठीक है, ठीक है आप वीडियो रीड करो मैं सुनूंगी। हाँ ठीक है सुनिए, कुछ नहीं सिंपल बात बोला, व्हाट इफ शेयर सर्टिफिकेट ट्रांसफर बाय फॉर्जरी? शेयर सर्टिफिकेट फ्रॉड करके ट्रांसफर हो गया तो क्या होगा? पहला बात तो फ्रॉड ट्रांसफर नलीफाई हो जाएगा, मतलब यहाँ आंसर में ये बोला है कि पहला स्टेप तो ये होगा कि वो जो ट्रांसफर हुआ उसको कैंसिल कर दिया जाए। तो अभी तो ऊपर भी तो वही पड़े, कंपनी क्या किया, दोबारा मिस्टर ए के अकाउंट में डाल दिया ना, मतलब ट्रांसफर को माना नहीं ना कंपनी, तो वही तो यहाँ बोला कि ट्रांसफर क्या हो जाएगा, न्यूलिटी हो जाएगा, मतलब नलीफाई हो जाएगा। इट डज नॉट गिव द ट्रांसफर एनी टाइटल टू द शेयर। ये ट्रांसफर चाहे तुम फ्रॉडली नहीं लिए थे, मिस्टर सी मेरे एग्जांपल में फ्रॉडली नहीं लिया था बेटा, उसको नहीं पता था कि चोर मिस्टर बी के नाम पे ट्रांसफर किया और अब बी मेरे को दे रहे, उसको यही दिखा बी के पास शेयर है, अभी के पास शेयर सर्टिफिकेट भी है, ले लिया वो शेयर,
इसका मतलब ये थोड़ी ना उसको ओनरशिप मिल जाएगा, उसको भी वो ये नहीं लड़ सकता नहीं मेरे को तो ओनरशिप चाहिए, हम क्या करें, मेरा गलती थोड़ी नहीं, उसको ओनरशिप नहीं मिलेगा। वो सिर्फ मिस्टर बी पे केस करके अपना पैसा रिकवर करे, मतलब वो उसको गुड टाइटल नहीं देगा, यही बात ये लॉ लिखा है नोट्स में। इफ एनी एक्ट ऑफ डिफर ट्रांसफर एंड रिमूव नेम द रियल ओनर, कंपनी अगर गलती से रियल ओनर का नाम हटा भी दिया था ना, कंपनी बाउंड है उसका नाम को रिस्टोर करने की, यही तो ऊपर पड़ेगा। ठीक है, बस यही बात बोला, मतलब ऊपर जो केस आंसर किया था क्वेश्चन बना के उसको पॉइंट में लिख दिया। ये बार्टन वर्सेस नॉर्थ स्टैफोर्डशायर रेलवे कंपनी के बीच में केस हुआ था। सर नाम क्यों बोल रहे, याद ही नहीं रखना है तो मत रखो। पनिशमेंट ऑफ पर्सोनाइजेशन ऑफ शेयर, ये पर्सोनाइजेशन क्या होता है? पर्सोनेशन ऑफ शेयर होल्डर, हम डुप्लीकेट आइडेंटिटी बनाया और शेयर के लिए एप्लीकेशन किया। सेक्शन 57, देखो जब पकड़ा जाए तब लगता है क्या फायदा, नहीं पकड़ा जाता तो बहुत फायदा था। सोचो हम आपके यहाँ चोरी किए, आप बोलोगे क्या फायदा? सर जब तक पकड़े ना जाए तो चोरी वाला सामान तो मेरे पास रह जाता ना, तो बहुत फायदा था। पकड़े गए तब वो सामान भी वापस चला जाएगा, जेल भी जाना पड़ेगा, फाइन पेनल्टी भी देना पड़ेगा, तब बोल सकते हो क्या फायदा हुआ। लेकिन अगर पकड़े नहीं जाते तो तब तो फायदा ही फायदा था। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, एनी पर्सन डिसाइडफुली पर्सोनेट एज अ ओनर, खुद को नकली तरीके से किसी सिक्योरिटी का या शेयर वारंट का या कोई सर्टिफिकेट का ओनर बता रहे, एंड ऑब्टेन और अटेंड ऑब्जेक्ट, और उस बाद में उसको शेयर मिल गया, बाद में जब वो पकड़ा जाएगा उसको पनिशेबल होगा और इम्प्रिजनमेंट होगा। सर 1 से 3 साल तक का जेल, एंड बोला एंड 1 से 5 लाख तक का फाइन, यानी दोनों लगेगा। तो कोई आदमी अगर नकली पर्सनालिटी बना के कोई शेयर अपने नाम पे करवा लिए, यहाँ एग्जांपल में मिस्टर चोर बेटा, वो मिस्टर चोर पड़ेगा ना अभी केस में, वो तो किया ना नकली आइडेंटिटी बना के, तो उस केस में उसको 1 साल से 3 साल तक का जेल होगा एंड 1 लाख से 5 लाख तक का फाइन। ये वाला पार्ट सेक्शन 58 ठीक से स्क्रीन पे आ रहा है नोट्स में। रिफ्यूजल ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड अपील अगेंस्ट रिफ्यूजल, कंपनी अगर तुम्हारा नाम रजिस्ट्रेशन से रिफ्यूज कर दे तो तुम कैसे लड़ोगे और कहाँ अपील करोगे? सबसे पहले बोला रिफ्यूजल बाय प्राइवेट कंपनी, मेरा प्राइवेट कंपनी लिमिटेड बाय शेयर रिफ्यूज टू रजिस्टर ट्रांसफर और ट्रांसमिशन, इट शैल विद इन 30 days डिलीवर ऑफ ट्रांसफर इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीमेशन ऑफ ट्रांसमिशन सेंड नोटिस टू रिफ्यूजल। अगर 30 दिन के अंदर उसको नोटिस देना पड़ेगा कि हम नहीं मान रहे हैं ट्रांसफर और ट्रांसमिशन, और विथ रीजन देना पड़ेगा। मतलब ऐसा नहीं है कि कंपनी पे कंपल्सन ही है, सर कंपनी मना तो कर ही सकता है, कंपनी को अगर गड़बड़ लग रहा है कुछ, लेकिन भैया टाइमली जवाब दिया और रीजन के साथ जवाब दिया। 30 दिन और डिलीवरी के अंदर नोटिस भेज दे दोनों को, ट्रांसफरर को भी और ट्रांसफरी को भी, कि हम ये ट्रांसफर या ट्रांसमिशन नहीं मान रहे हैं और इसका रीजन ये है। ठीक है, अब एज अ ट्रांसफर या ट्रांसफर आपका भी कुछ हक बनता है, आप लड़ोगे इस मैटर में, तो आप अपील करो। ट्रांसफररी पर्सन में अपील टू ट्राइब्यूनल, कितना दिन में, विद इन 30 days ऑफ रिफ्यूजल। और अगर कोई रिफ्यूजल का नोटिस नहीं मिला आपको तो विद इन 60 days ऑफ द ट्रांसफर ऑफ SH4, आप कंपनी का SH4 जमा दिए हो ना, या अगर वो ट्रांसमिशन का केस है, डेथ हो गया, तो फिर आप नोटिस दिए, तो नोटिस दिए हुए 60 दिन हो गया, कंपनी जवाब ही नहीं दे रहे, तो कंपनी जवाब दे दे कि नहीं करेंगे हम रजिस्टर इस चेंज को, तो फिर 30 दिन में केस करो। और अगर कंपनी जवाब ही नहीं दे रहे तो जिस दिन वो कंपनी को तुम इंटीमेशन भेजे हो उसके 60 दिन के अंदर केस करो। कहाँ? ट्राइब्यूनल में। तो देखो सिंपल रूल क्या पड़े, अगर एक प्राइवेट कंपनी है और अगर वो ट्रांसफर या ट्रांसमिशन को मना करना चाहता है तो 30 दिन में वो नोटिस दे दे विथ रीजन,
उस 30 दिन के बाद से अगले 30 दिन के अंदर अंदर तुम केस कर दो। और अगर कंपनी तुमको कोई नोटिस भेजा ही नहीं है कि हम नहीं रिकॉर्ड करेंगे, तो जिस दिन तुम कंपनी को बोले थे नाम बदलने के लिए, उसके 60 दिन के अंदर केस कर दो। ये किसके केस में हुआ? प्राइवेट कंपनी के केस में। अगर यही पब्लिक लिमिटेड है तो सिक्योरिटीज ऑफ पब्लिक कंपनी आर फ्रीली ट्रांसफरेबल, एनी कॉन्ट्रैक्ट विद ट्रांसफर सिक्योरिटी शैल बी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। आप लोग आपस में कॉन्ट्रैक्ट कर लो और ट्रांसफर। प्राइवेट लिमिटेड में आपको कंपनी के थ्रू ट्रांसफर करवाना पड़ेगा, लेकिन पब्लिक लिमिटेड में ये झमेला ही नहीं रखा। बोला आप लोग आपस में कॉन्ट्रैक्ट साइन करके कर लो ना ट्रांसफर, दिक्कत क्या? हाँ, अगर आप आपस में कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद वो कॉपी पब्लिक कंपनी को जमा करोगे तो पब्लिक कंपनी को मना अगर कर दे, वो भी विदाउट सफिशिएंट रीजन, ठीक है। कंपनी अगर 30 दिन के अंदर आपको नोटिस दे देगा, आप उससे तुरंत अगर केस कर दो, ट्राइब्यूनल चले जाओ आप, भाई सेम 60 डेज। सर यहाँ पे हो गया 60 डेज में और 90 डेज में। मतलब कंपनी अगर आपको नोटिस दे दिया कि नहीं रजिस्टर करेंगे हम, तो आप आपस में पहले तो कॉन्ट्रैक्ट कर ली कि नीरज सर और फौजिया कॉन्ट्रैक्ट कर ली कि फौजिया अपना शेयर नीरज सर को ट्रांसफर कर रही है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी का। इसका हम लोग कॉपी भेज देंगे कंपनी को कि देखिए हमारा ये एग्रीमेंट हुआ है। अब अगर कंपनी रिफ्यूज करना चाहता है तो उस कॉपी के मिलने के 30 दिन के अंदर विद रीजन रिफ्यूज करे। अगर कंपनी विदाउट रीजन, विदाउट सफिशिएंट कॉज रिफ्यूज कर दे, पहला बात तो सर कंपनी को रिफ्यूज करना ही नहीं है। फिर भी अगर कंपनी रिफ्यूज कर दे तो आपके पास केस लड़ने का जगह है ना। तो जिस दिन कंपनी आपको ना का जवाब दिया उसके 60 दिन, तो यहाँ 30 दिन था, यहाँ 60 दिन, मतलब 30 डेज बढ़ गया पब्लिक लिमिटेड। और अगर कंपनी को जवाब भी नहीं भेज रहा और चेंज भी नहीं कर रहा है तो 90 डेज। तो देखो यहाँ 60 था, यहाँ 90 हो गया। तो केस लड़ने का वही कहानी है, लेकिन भाई डेट 30 डेज से बढ़ गया। कोर्ट क्या करेगा? कोर्ट दोनों पार्टी को हियरिंग करेगा, आइदर तो केस को डिसमिस कर देगा, बोलेगा नहीं ट्रांसफर मान ले रहे हैं, ठीक है, या फिर रजिस्टर करने का कंपनी को डायरेक्शन देगा, विद इन 10 डेज बोलेगा रजिस्टर करो, और जो भी नुकसान हुआ उसका डैमेज का भी भरपाई करो। अब अगर कंपनी कोर्ट का ऑर्डर नहीं माना, 1 साल से लेकर 3 साल तक का जेल एंड 1 लाख से 5 लाख तक का फाइन, ठीक है। रेक्टिफिकेशन ऑफ रजिस्टर ऑफ मेंबर, कंपनी मेंबर लोग का रजिस्टर मेंटेन रखता है, तो एप्लीकेशन फॉर रेक्टिफिकेशन रजिस्टर मेंबर, आपको लग रहा है कि रजिस्टर में कुछ प्रॉब्लम हुआ, मेरा नाम ठीक से रिकॉर्डेड नहीं है, स्पेलिंग ठीक नहीं है, ठीक है। इफ विदाउट सफिशिएंट कॉज द नेम ऑफ एनी पर्सन इज एंटर्ड, मतलब बिना कंपनी कोई कारण के नाम एंटर कर ले रहा है रजिस्टर में नाम, या रजिस्टर से नाम हटा दे रहे हैं, या अननेसेसरी डिले कर रहा है डालने में या हटाने में। कंपनी का रजिस्टर में जब नाम डाले, वो शेयर होल्डर होने एक अलग बात है और मेंबर होने एक अलग बात होता है, ये पता है। शेयर होल्डर किसको बोलते हैं? जिसके पास कंपनी के शेयर है। मेंबर किसको बोलते हैं? शेयर तो है ही, प्लस कंपनी के रजिस्टर में भी उसका नाम है। सर हर किसी का नाम कंपनी के रजिस्टर में क्यों नहीं हो सकता? बेटा प्रॉब्लम है, हर मिनट लोग शेयर खरीदते और बेचते हैं। अभी फौजिया के पास शेयर था रिलायंस का, 1 मिनट पहले तो फौजिया हमको बेच दिया, अगले 15 मिनट में हम बेच दिया पवित्रों को, उसके अगले 2 दिन के अंदर पवित्रों बेच दिया राहुल को, राहुल 3 दिन में बेच दिया अभिषेक सर को। सर कंपनी क्या मतलब है, क्या समझ रखे हैं कंपनी को? हर मिनट का नाम काटते और डालते रहेगा? नहीं, आप एक सर्टेन पीरियड तक शेयर को होल्ड करते हो, तब कंपनी अपने रजिस्टर मेंबर में आपका नाम डालता है। वो भी जब आप अप्लाई करते हो कंपनी को कि देखो हम होल्ड करके रखना चाहते हैं, मेरा नाम मेंबर रजिस्टर में डाल दो, ठीक है। तो आपका बिना कोई सफिशिएंट कारण के आपका नाम डाल दिया, मतलब आपसे परमिशन लिया ही नहीं और डाल दिया आपका नाम मेंबर रजिस्टर में, या डालने से मना कर दिया नहीं डाला, या डालने में डिले कर रहा है या हटाने में डिले कर रहा है, तो जो एग्राइव्ड पर्सन है या फिर एनी मेंबर जिसका नाम वहां डाला हुआ,
may make an application for rectification of register of member। वो ट्राइब्यूनल को अपील करेगा या फिर कोई कॉम्पिटेंट कोर्ट, ठीक है ना, उनको अप्लाई करेगा, बोलेगा ये गलती सुधर रही है। ट्राइब्यूनल क्या डिसीजन दे सकता है, आइदर तो आज आप केस किए उसको डिसमिस कर दो, आइदर तुमने को डायरेक्शन दे कि 10 दिन के अंदर नाम हटाओ, डालो या जो भी ठीक करो, और डैमेज भी पे करो। से ऊपर जो पड़े थे सेम डिट्टो कोर्ट ऑर्डर पास करो। दिस सेक्शन shall not restrict the holder of security from transferring such shares any person acquiring shares entitled to voting right। और जब तक ये ट्रांसफर ट्रांजेक्शन हो नहीं रहा है तब तक ये नहीं है कि हम किसी और को शेयर बेच नहीं सकते या मेरा वोटिंग राइट नहीं रहेगा। वो कंपनी का डिफॉल्ट है ना रजिस्टर को ठीक करने में, तो तब तक मेरा राइट क्यों रुका हुआ है? मेरा सारा राइट एज इट इज है। हम किसी को भी शेयर बेच के जा सकते हैं और हम किसी को भी मेरा वोटिंग राइट भी हाथ रहेगा, ठीक है। वेयर अ ट्रांसफर इज मेड ऑन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ एनी लॉ, कंपनी ट्रांसफर किया कोई लॉ को तोड़ते हुए, तो ट्राइब्यूनल में भी एप्लीकेशन टू डायरेक्ट द कंपनी टू डिपॉजिट टू सेट राइट कॉन्ट्रावेंशन रेक्टिफाई रजिस्टर। अगर कंपनी कोई लॉ तोड़ते हुए काम किया है तो ट्राइब्यूनल उसको ऑर्डर देगा कि वो चीज को वो रेक्टिफाई कर ले अपने रजिस्टर में। यार ओके, या आगे बढ़ सकते हैं, मेरे को दिक्कत नहीं है, आप बोलो हाँ कि ना? हाँ रोक लेते, मेरे को कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अपना 9 पेज बचा है चैप्टर, कोई बात नहीं, अगला 2 क्लास में डन करेंगे, मेरे को हड़बड़ा नहीं है।